नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी मणिया, लेखिका अमृता प्रीतम। चलिए सुनते हैं। संध्या गहराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। उनके साथ एक अजीब सा दिखता आदमी था, बहुत मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं उस आदमी से कहने लगे, यह बीबी जी हैं, बहुत अच्छी हैं, तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होंगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही ना जानता हो मगर ईमानदार हो। विद्या ने कुछ घबराई सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, मनु कहाँ है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन यह आदमी, विद्या कह रही थी। जब जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात कहनी है, यह बहुत सीधा आदमी है लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी हैं, उनके पास था। वे इसकी मेहनत की और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके वश की बात नहीं हैं। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती। इसका कद जरा लंबा है, वे उसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते थे। उनकी शर्मा जी की पत्नी भी तेज मिजाज की है। यह कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था। वे फिर से पकड़कर इसे ले जाते थे। लेकिन यह कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कह रही थी। जब जयदेव कहने लगे, ऊपर का काम तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, सिर्फ मनु को अच्छी तरह समझा देना कि वह इससे बदसलूकी ना करे, फिर देखेंगे। अब एक प्याला चाय दे दो, उसको भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे से लौटने को हुई, फिर भीतर के छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पाजामा निकाल लाई और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से और यह कपड़े पहन लो। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं, न विद्या के हाथ से कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मणिया उठो, जैसे बीबी जी कह रही हैं, ये कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा उठी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है मणिया। मणिया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और जहां उन लोगों ने संकेत किया था वहां आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई। मणिया के लिए एक गिलास चाय वहां रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली गई। और फिर जब मणिया नहाकर कमीज पैजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, ज़रा देखो तो उसे, आप पहचान ही नहीं सकेंगे। यह अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है, मैं समझी थी बड़ी उम्र का है। और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है, वह इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो यह खुश हो उठता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अकेले में बैठता है तो अपने से कुछ बोलता रहता है, लगता है थोड़ा सा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। वह मणिया जब भी अकेला होता उस पेड़ के नीचे बैठा रहता। उस वक्त अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेला बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो
और वह भी कुछ गुस्से में। विद्या को उसका यह रहस्य पकड़ में नहीं आता था और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना। वह मणिया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था। सब काम खुद करती हैं, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी नहीं मलने देती। विद्या से रहा नहीं गया, वह जोर से हंस दी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मणिया तुम खाना बनाना सीखोगे? आओ मेरे साथ। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? यह मेरी शिकायत किससे कर रहा था? मणिया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बुहारने लगा। मणिया अब साग सब्जी भी काटने पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मणिया बाजार गया तो करीब 1 घंटा लौटा नहीं। आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत छोटी छोटी और ताज़ी भिंडियाँ थीं, लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ, पास वाले बाजार से नहीं उस दूसरे बड़े बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी? मणिया कहने लगा, इस बाजार में जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं? वह आदमी बहुत खराब है, उसके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी। वह कहता था मैं वहीं से ले जाऊं और साथ मुझे जहर भी दे देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मणिया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे वह आज बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वह तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मणिया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूं तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज के तुम्हें 20 पैसे दूंगा। इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मणिया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर पूछने लगी, यह तुम्हें किसने बताया कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मणिया आज बहुत खुश था, बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़कर लाने को कहा था और मैं तोड़ लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे और जब मैंने माँ को दिए तो कहने लगी, यह जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे के आओ और फिर से किसी के कहने पर तू चोरी नहीं करेगा। और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई थी। उस दिन उसने मणिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम उसे गांव में छोड़कर शहर में क्यों आए हो? मणिया माँ के नाम से बहुत देर चुप रह गया, फिर कहने लगा, माँ नहीं है, मर गई, मेरा गांव में कोई नहीं है। दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा जैसे मणिया को अब इस घर से मोह हो आया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियाँ सुनाता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई थी तो विद्या ने देखा कि मणिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थीं। उसने मणिया को कहा, जाओ अभी यह कमीज प्रेस करवा के ले आओ, बिंदिया से कहना अभी चाहिए। मणिया गया पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की? वह नहीं करती, मणिया ने इतना सा कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज दी, मणिया क्या हुआ? वह क्यों नहीं करती? जाओ उसे बुला कर लाओ। मणिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं तो विद्या ने फिर से कहा। जवाब में मणिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, अभी मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं और अभी चावल बीनने हैं और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा था अभी। विद्या हैरान थी कि आज मणिया को क्या हो गया। उसने आज तक किसी काम में आनाकानी नहीं की थी और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई में, तुम जाओ बिंदिया को अभी बुला कर लाओ। मणिया बर्तन वहीं छोड़कर गया लेकिन उल्टे पांव लौट आया, कहने लगा वह नहीं आती और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया ऐसी तो नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी
और वह हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं अभी प्रेस किए लाती हूँ। पर हुआ क्या है? विद्या ने पूछा तो बिंदिया हंसने लगी। मणिया से पूछो, वह तो कुछ बताता नहीं, विद्या ने कहा और भीतर जाकर कमीज ले आई। उसने फिर मणिया की ओर देखा और पूछा, बोलो मणिया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था वह प्रेस नहीं करती, और देखो वह खुद लेने आई है। मणिया ने ना इधर को देखा और न कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी, यह जब भी आपके कपड़े लेकर आता था मैं इसे मजाक से कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले यह प्रेस करूंगी और फिर तुम्हारे कपड़े, अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और यह हंसता भी था, नाचता भी था, और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लगती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो यह वहाँ से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था अब मैं कमीज प्रेस नहीं करूँगी। विद्या चुपचाप सुनती रही, फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई, आज तो इसे मेरी माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन यह लड्डू भी वहाँ छोड़ आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुराकर पूछा तो बिंदिया कुछ सकुचाती सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया यह कहकर चली गई, कमीज प्रेस करके लाई। फिर से जाती बार मणिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया? पर मणिया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु ने रोज की तरह मणिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मणिया सबकी ओर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न पा रहा हो। सुबह की चाय मणिया ही सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन जब सूरज की किरण खिड़की में से विद्या की चारपाई तक आ गई, तब भी कहीं मणिया की आवाज़ नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मणिया वहाँ नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा, कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ तले देखती हूँ, वह ज़रूर वहीं होगा। और जिस तरह एक बार आगे विद्या ने हौले से जाकर पेड़ के तने की ओट में होकर मणिया को देखा और सुना था, वहाँ गई तो मणिया सचमुच वहीं था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर बहुत दूर, और कांपते से होंठों से बोले जा रहा था, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो अलसी, जाओ जाओ। विद्या ने मणिया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह बोली जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हों। अलसी कौन थी? वह कहाँ चली गई? मणिया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थीं कि पास कौन खड़ा था उसे पता नहीं चल रहा था, पर एक आवाज़ थी जो फिर से उसके कानों से टकरती रही थी। कौन थी अलसी? मणिया अपने में खोया सा बोलने लगा, वह मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे, कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी के बेर तोड़ कर लाओ। मैं नदी में तैर जाता था और दूसरे किनारे पर से बेर लाता था। वह कहाँ चली गई? विद्या की आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वह कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वह चली गई। विद्या ने मणिया के कंधे को झकझोरा, कहा, चलो उठो। मणिया ने एक बार विद्या की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं, उसी तरह फिर खला में देखने लगा। विद्या ने फिर एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ नहीं कहा था? मणिया अपने बदन पर झड़ती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मणिया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरता कहने लगा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मणिया एक फर्माबरदार की तरह उठ खड़ा हुआ और घर में आकर चाय बनाने लगा। वह छुट्टी का दिन था, विद्या को और जयदेव को आज कहीं जाना था, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी थी। जब वे दोनों वापस आए तो घर में मनु था पर मणिया नहीं था। मनु ने बताया उसे खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक नहीं आया है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वह आपको नहीं मिलेगा,
वह आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा, पूछा, पर क्यों? विद्या कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है।